हमारे कार्यकारी उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे मातृशक्ति युवा साथियों, सोशल मीडिया का हम लोग करते हैं, पत्रकारिता का काम है भाई, खटपट हमारा काम है। आपकी इस टोल प्लाजा की सारी जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो आंदोलन से जुड़ी हो, किसी व्यक्ति की बाइट लेकर के उसको आगे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकतर लोगों तक पहुंचाना, वो लोग काम करते रहते हैं निरंतर, ये हमारा काम है। क्योंकि हमारा काम पत्रकारिता के आयामों से जुड़ा हुआ है, तो जगह जगह जाने का अवसर मैंने निरंतर मिलता रहता है। देश के लगभग हर राज्य में जाने का अवसर हमें मिलता रहता है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठ करके कुछ चीजें देख रहा था, तो वहाँ कुछ आंकड़े मेरे सामने आए, तो मैंने कोशिश की कि उन आंकड़ों को आप तक पहुंचाया जाए। तो कुछ आंकड़े कृषि से संबंधित मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आंकड़े बड़े विशेष हैं और जानकारी देने वाले हैं, साथ में आप सबके कानों को भी खोलने वाले, इसलिए आंकड़े आप तक मैं बात पहुंचा रहा हूं। यदि खेती बाड़ी की वर्तमान में यदि बात की जाए तो भारत जो है कृषि प्रधान देश है। देश की 70% जो आबादी वो कृषि कार्यों में संलग्नित है। देश की जो कुल वर्क फोर्स का जो हिस्सा, यानी कि जितने भी लोग काम करने वाले जो हैं, जो उद्योग सेक्टर है, जो कुछ भी है, जहां से सबसे ज्यादा आमदनी होती है वो कृषि ही है। देश की जो 50% वर्क फोर्स जो है उसका जो वेतन जो होता है वो कृषि कार्यों से आता है, यानी कि सबसे ज्यादा रोजगार जिसके कारण लोगों को मिलता है वो कृषि है। कृषि से ही जो है लोगों का अच्छा खासा जीवन यापन होता है। देश के अंदर 9 करोड़ 40 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी स्वयं की जमीनें हैं, जिसके ऊपर वो लोग खेती करते हैं। 14 करोड़ लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो दूसरों के यहाँ खेती हर मजदूर के रूप में काम करते हैं, जिनको वहां जाकर के किसी प्रकार का रोजगार मिलता है। सबसे अहम बात यह भी है कि यदि पूरे विश्व की भौगोलिक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो रसिया क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है, परंतु यदि खेती की यदि बात की जाए तो भारत का अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। जिस धरती के ऊपर हम लोग खेती करते हैं उसका जो रकबा है वो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा है। परंतु कमाल की बात यह है, अधिकतर देश ऐसे जहां संसाधनों की कमी है, भूमि जो कृषि योग्य भूमि है वो भी हमसे कम है, परंतु वहां खेती करने की जो तकनीकें होती हैं वो इतनी उन्नत किस्म की और इतनी जो है आगे वो हमसे है टेक्नोलॉजी के मामले में कि एक साधारण सा किसान जो फसल या जितनी आमदनी आप 1 एकड़ में पैदा करते हैं वो महज छोटे से मतलब जो सरकार उनको एक तरह से अपनी तरफ से जमीन अलॉट करके देती जिसके ऊपर वो लोग खेती किया करते हैं, उससे ज्यादा आमदनी वो वहां से उगा लेता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी प्रकार के संसाधन हैं। एक साथी ने मुझे बताया था कि होलैंड और दक्षिण अफ्रीका या अर्जेंटीना के अंदर जो खेती की जाती है, आपका जिस प्रकार का ये सेट जो बना हुआ ऐसा एक सेट जो है सरकार अपनी तरफ से बना करके किसानों को देती है। किसानों के पास को वहाँ कोई काम नहीं है, लोग निठल्ले होते हैं। सरकार अपनी तरफ से उनको जमीन अलॉट करके देती है कि आप इसके ऊपर खेती कीजिए, सरकार को भी लाभ होगा और आपकी भी आमदनी होगी। और वहाँ जो खेती होती है वो सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड खेती होती है। एक जो किसान होता है वो एक बार की फसल में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख का और महज 2 महीने के अंदर वो अपनी जो उसकी फसल होती है उसका प्रोडक्शन वो कर देता है। एक सामान्य किसान जो वहाँ टमाटर की खेती करता है वो 2 महीने में लगभग 50 लाख से 1.5 लाख तक का मुनाफा वहाँ कमा लेता है। और कमाल की बात ये देखिए, आपके देश के अंदर जो मंडी सिस्टम जो सरकार ने बना करके रखा हुआ है वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। आज आपके देश में लगभग 24,000 मंडियों की आवश्यकता है देश को आज, परंतु यदि वर्तमान में देश की बात करें महज 12,000 मंडियां आपके देश के अंदर वर्तमान में है जो काम कर रही, जो अपनी सेवाएं दे रही है। इन्हीं मंडियों में लगभग अकेले पंजाब की यदि बात की जाए तो 9 करोड़ 40 लाख ऐसे लोग हैं जो हर प्रतिदिन वहां काम करते हैं, जिनको वहां से रोजगार मिलता है। अब एक आंकड़ा और मैं आपको दे रहा हूँ, ये आंकड़ा बड़ा विस्मयकारी है। देश का जो अन्नदाता है उसमें से 52% जो किसान है उन लोगों ने सरकार से लोन ले रखा है। कहने का मेरा ये भाव है कि 4 करोड़ 69 लाख किसान परिवारों के ऊपर आज कर्जा है। सबसे ज्यादा जो कर्जा है वो दक्षिण भारत के किसानों के ऊपर है, क्योंकि वहाँ मसाले की खेती अधिकतर लोग करते हैं। और पिछली बार केरल के अंदर या अधिकतर जहाँ मसालों के बहुत बड़े बागान होते हैं वहाँ सारी की सारी फसलें चौपट हो गई और वहाँ से प्रोडक्शन फसल का हो नहीं पाया, स्टॉक बिल्कुल खत्म हो गया और अन्नदाता मरने की कगार के ऊपर वहाँ चला गया था। ऑन एन एवरेज यदि बात की जाए तो एक किसान के ऊपर आज किसान परिवार के ऊपर
प्रत्येक किसान परिवार के ऊपर आज लगभग 47,000 रुपए का कर्जा एक किसान के सर है। ये जो आंकड़े हैं ये वास्तविकता में बड़े विस्मयकारी हो, आप सबको जो है भयभीत कर देने वाले हैं। महज एक साल की यदि मैं बात करूं, महज 2016 के अंदर 12,468 किसानों ने कर्जे से तंग आकर के आत्महत्या की, क्योंकि उनकी फसल जो थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई और उनके पास उस कर्जे को चुकाने का कोई जरिया नहीं बचा था। 70% देश की जो जनसंख्या वो कृषि कार्यों में संलग्नित है। अब देश के विद्यालयों का हाल मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो मैकाले की शिक्षा पद्धति के ऊपर है। 1835 के अंदर इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू किया जाता है, मैकाले आता सबसे पहले। और मैकाले दो चीज देश के अंदर देखता है, वो 100 लोगों की एक टीम बनाता है और कहता आप जाइए और इस देश के अंदर आपको दो चीजों का अवलोकन करना है। सबसे पहले आपको जाकर के ये देखना कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, दूसरा आपको जाकर के ये देखना कि इस देश की न्याय व्यवस्था कैसी है। न्याय व्यवस्था जो होती थी वो ऐसी होती थी कि एक ही मिनट में व्यक्ति को तुरंत जो है इंसाफ मिल जाता था, उसको बार बार कोर्टों के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। जो चीजें आज सरकारों ने चला करके रखी है, एक व्यक्ति ने छोटी सी फाइल कहीं लगा दी, वो बार बार चक्कर काट रहा है, उसकी सारी जमीन भी बिक गई, सारा परिवार भी तंग हो गया। अंतिम समय में जाकर वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता, परंतु फिर भी जाकर के कोर्ट के चक्कर काटते काटते उसे कभी न्याय नहीं मिलता। ये हमारी पद्धति नहीं थी, ये अंग्रेजों की पद्धति थी जिसे मैकाले ने यहाँ लागू किया। और उसी शिक्षा पद्धति का ये परिणाम रहा कि आज विश्व की सबसे बड़ी जो भाषा मानी जाती है वो अंग्रेजी मानी जाती है। सबसे कमाल की बात यह है, पूरे विश्व में अंग्रेजी सबसे ज्यादा आपके अपने देश के अंदर बोली जाती है। परंतु कमाल की बात यह भी है कि अंग्रेजी भाषा में महज 12,000 ऐसे शब्द हैं जो अपनी स्वयं अंग्रेजी के हैं, बाकी जितने भी शब्द हैं वो सारी विदेशी भाषाओं से चुराए गए। और उन्हीं अंग्रेजी की चीजों को पढ़ करके हमारा जो नौजवान जो तबका है उन चीजों को पढ़ता है और धरातल से जुड़ी हुई चीजों को वो लोग भूल जाते हैं और उस पाश्चात्य संस्कृति में ढलते हैं। और फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर आप जैसे किसान जब बैठ करके अपनी मांगों को लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको कहता है कि ये लोग तो खालिस्तानी, ये तो आतंकवादी हैं। वो सारी चीजें इस देश के अंदर निरंतर चलती रहती हैं। मैं बात कर रहा था विद्यालयों की, तो 12,000 देश के अंदर ऐसे विद्यालय हैं जिनके अंदर एक भी शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए। 48% विद्यालय देश के अंदर ऐसे हैं जिनमें 4 दीवारें ही नहीं है। 52% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शौचालयों की सुविधाएं नहीं है, जिसमें ब्लैक बोर्ड नहीं है, पीने का पानी नहीं है। सरकार ने 2,369 ऐसे स्कूलों को ग्रांट जारी कर दी अपनी तरफ से जो स्कूल वास्तविकता में ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं। ये इस देश की शिक्षा पद्धति का हाल और वर्तमान में आप देख भी पा रहे होंगे, ठेकों को सरकार ने खोल रखा, परंतु आपके जो स्कूल हैं वो पूरी तरह से बंद पड़े हैं। और कहते हैं सरकार, जो लोग हैं, जो विद्यालयों को चलाने वाले जो लोग हैं, वो किसान परिवार के ऊपर दबाव दे रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, इतना पैसा जमा करवाइए, इतना पैसा जमा करवाइए। जब स्कूल ही बंद पड़े हैं, बच्चे घर में खेलने के लिए मजबूर, तो किस प्रकार का पैसा और किस प्रकार की फीस हम उन लोगों को दें। सबसे कमाल की बात जो थी वो ये थी कि क्यों सरकार ने ये बिल लेकर के आई। कृषि का जो क्षेत्र है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा नियोक्ता है। हर साल कृषि क्षेत्र से लगभग 12 लाख हजार करोड़ का अन्न उत्पादन होता है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। अब तक जो ये स्टॉक था, अब तक जो व्यापार का जो केंद्र था वो पूरी तरह मुक्त था। तो जो बड़े जो लोग थे वो उन लोगों की गिद्ध दृष्टि कृषि क्षेत्र के ऊपर पड़ी और उन्होंने सरकार से कहा कि इस क्षेत्र को हम अपने अंतर्गत लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पैसा है यदि इसके ऊपर भी हमने अंकुश लगा दिया तो देश के जितने भी संसाधन वो सारे के सारे हमारी गिफ्ट में हो जाएंगे। और यदि एक बार कृषि क्षेत्र हमारी मुट्ठी में हो गया तो हम अपने ढंग से फिर चीजों को उनसे पैदा करवाएंगे, उनको आगे लेकर के फिर जाएंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मई के महीने के अंदर ये तीनों बिल सरकार लेकर के आई। उस समय दोनों सेशन रोक थे, संसद का कोई भी सदन वहां नहीं चल रहा था। जबरदस्ती सरकार के पास मेजोरिटी थी, वो लोग अपनी मर्जी से बिलों को लेकर के आए। राज्यसभा में गए, वहां अपनी मेजोरिटी से उनको पास कर दिया। लोकसभा में गए, वहां भी अपनी मेजोरिटी से उनको पास कर दिया। और कमाल की बात देखिए, राज्यसभा और लोकसभा से बिल पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है, उसके ऊपर अपने दस्तखत करता है ताकि उसको बाद में इंप्लीमेंट करने के लिए छोड़ दिया जाए।
और कोई भी बिल जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो कम से कम 1 या 1.5 साल से पहले राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर नहीं करता है। परंतु कमाल की बात यह है, जब वो बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचे, महज 2 दिनों के भीतर राष्ट्रपति ने भी उसके ऊपर साइन कर दिए और अगले ही दिन 5 जून को उनको जो है लागू कर दिया गया। कहने का भाव ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, अन्नदाता को अपने गिरफ्त में लेने की उद्योगपतियों की ये साजिश थी। और अन्नदाता बार बार प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी चीजों को लेकर के खड़ा हुआ है। कुछ आंकड़े मैं आपको दे रहा था, इन्हीं आंकड़ों के ऊपर बार चीजें चलती रहेंगी। ये आंकड़े आपको बताने इसलिए जरूरी है ताकि कल आपसे कोई भी कहीं भी कोई बात पूछे या आपसे बात करे तो तुरंत तपास के आप उसको उत्तर दे दे कि ये बात है और इस तरह से और इतनी हमें जानकारी है। तो मैं बहुत ज्यादा समय आपका न लेते हुए इतनी बात मुझे बोलनी थी, आपने मेरी बात को सुना और मुझे बोलने का अवसर यहाँ दिया गया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। सबको नमस्ते। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।